सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय और ई पाठशाला में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस की क्लास 11th का ये सीरीज़ जो 2022 के अकॉर्डिंग हम सभी लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो इस साल 11th क्लास में पास होकर बच्चे 12th में गए हैं। दोस्तों, इस बार सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं और वो अपडेट देना आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। चैप्टर का नाम द एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी है और आप सभी शॉक हो रहे होंगे कि ये चैप्टर फर्स्ट कैसे हो गया। एनसीईआरटी की पॉलिसी के हिसाब से कुछ चैप्टर डिलीट हुए हैं, दैट इज़ वाई अभी चैप्टर का नाम द एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी अब ये हो गया है। और कई सालों तक ये चैप्टर सेकंड था, जिसे दो ध्रुवीय का अंत बोलते हैं। चैप्टर फर्स्ट जो है दोस्तों वो डिलीट हो चुका है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जिन बच्चों को लगता है कि मेरा फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, या जो बच्चे आउटसाइड ऑफ द स्टेट सीबीएसई से नहीं है, तो वो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर जो पिछले साल के पढ़े हुए हैं वहाँ पे भी डिटेल कंटेंट कोल्ड वॉर से रिलेटेड देख सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट कोल्ड वॉर शीत युद्ध से संबंधित था, लेकिन इस बार द एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी ये चैप्टर जो है दोस्तों आ रहा है, और यानी कि कोल्ड वॉर से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा। 8 मार्क्स बहुत बड़ी बात होती है। तो इस सेशन के अंदर जो वीडियो का पहला पार्ट है वो न्यू सेशन के अकॉर्डिंग सेशन 2022 और 23 के हिसाब से ये वीडियो का पहला पार्ट चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम द एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी, दैट मीन्स दो ध्रुवे का अंत। इस चैप्टर के अंदर काफ़ी कुछ मसाला हमें जानने को मिलेगा, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग दैट कि भाई आप अभी तक अगर हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो ईपी फैमिली आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको जो भी नोट्स होते हैं वो डाउनलोड करने के लिए आपको ऑप्शन बहुत अच्छा अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश में आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, जो भी कंटेंट हम पीडीएफ फाइल में पढ़ा रहे हैं वो सारा का सारा आपको वहाँ अवेलेबल हो जाता है, तो नोट्स बनाने के लिए बहुत आसानी होती है। इन फ्यूचर हिंदी इंग्लिश के अंदर अगर हम नोट्स शेयर करेंगे आप सभी लोगों को, जिसमें हाईली रिपीटेड क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज, और साथ में सैम्पल पेपर भी दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, जब जिसमें आपके एग्जाम होंगे, तो वहाँ पर आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। आप सभी लोगों को ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप इसको टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप ई पाठशाला चैनल पे ई पाठशाला सर्च करके इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो का पहला पार्ट है तो मैं इसके अंदर बहुत डिटेल्ड में आपको समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी है क्या। इससे पहले आपको बेसिक समझना है, वो क्या समझना है। आइए पहले तो समझ ले इस पूरे चैप्टर का टॉपिक क्या है। इस पूरे चैप्टर में हमें पता चलेगा दूसरी दुनिया यानी कि डिसइंटीग्रेशन, सेकेंड वर्ल्ड, यूएसएसआर कैसे खत्म हुआ, एक तो हम ये जानेंगे। दूसरा, अगर हम कम्युनिस्ट कंट्री को ख़त्म होते हुए देख रहे हैं तो उसके बाद असल में वर्ल्ड के सिनेरियो में क्या बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद अगर भारत जो है उसका संबंध अब प्रेजेंट टाइम पे कैसा होगा, चलिए समझते हैं एक बार हम इसको पूरी तरीके से टाइमलाइन से। अब सभी लोगों को पता है कि 1914 से लेके 1918 के बीच में हमारा पूरी तरीके से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला था। उसके बाद 1939 से लेके 45 के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकंड चला था। वर्ल्ड वॉर सेकंड होते ही यहाँ पे 1945 6 अगस्त और 9 अगस्त यहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिर दिया गया था। दैट इज़ वाई 1945 का जो टाइम पीरियड बोला जाता है वो बोला जाता है कोल्ड वॉर का एरा। यहाँ से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था और ये लगभग 1991 तक कोल्ड वॉर चला था, जिसमें यूएसएसआर, आज का रशिया, पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो चुका था। पूरा रशिया टूट चुका था। अब आपको क्योंकि चैप्टर फर्स्ट जो है वो पूरा डिलीट हो चुका है, जिसे हम कोल्ड वॉर बोलते हैं, और जो मुझे लगता है डिलीट नहीं होना चाहिए था, इसके अंदर पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी थी कि कोल्ड वॉर जब बढ़ा था तो दो महाशक्तियों के बीच में एक आइडियोलॉजिकल वॉर हुआ था। किस तरीके से यूएसएसआर अपनी सोच रख रहा था, यूएसए अपनी सोच रख रहा था। लेकिन सेकंड चैप्टर जिसमें यूएसएसआर रशिया बना, इस सेकंड चैप्टर के अंदर कौन सा चैप्टर है दोस्तों, ये सेकेंड चैप्टर द एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी, ये आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि असल में यूएसएसआर ख़त्म क्यों हुआ, क्या कारण थे यूएसएसआर के ख़त्म होने के, और रशिया किस तरीके से बना और अमेरिका एकमात्र महाशक्ति क्यों बन गया।
अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया, उसके बाद उसने क्या करा वो थर्ड चैप्टर में मेंशन था, लेकिन ये चैप्टर भी डिलीट कर दिया गया। आई डोंट नो कि क्या एनसीईआरटी अमेरिका की सुपर पावरफुल नेशंस को छुपाना चाहती है। क्या 12th क्लास का बच्चा इतना अवेयर नहीं है कि वो इंस्टाग्राम, मीडिया, सोशल मीडिया ऐसे प्लेटफॉर्म पे कितना कुछ देखता है, उसे सब पता चल जाता है। लेकिन अब आई डोंट नो इसमें पॉलिटिक्स क्या है, लेकिन हमें मोटा मोटा जो समझ लेना है वो यही समझ लेना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, इसमें काफ़ी कुछ था जिसमें एक आइडियोलॉजिकल वॉर बोला गया। कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी प्रॉक्सी वॉर होता रहा। इंडिया भी इसका गवाह रहा है। लेकिन 1991 में रशिया, यूएसएसआर रशिया कैसे बना उसके बारे में एक कहानी इसमें शेयर करी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, मोटा मोटा समझने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी रशिया रेवोल्यूशन से, जिसमें व्लादिमीर लेनिन जो थे इसके फाउंडर थे। रशिया रेवोल्यूशन का मेन कारण ये था कि वो इक्वालिटी चाहते थे, राजा के सिस्टम को खत्म करना चाहते थे और ऐसा सिस्टम लाना चाहते थे जो सोशलिस्ट रिपब्लिक रहे और पूरी तरीके से सरकार के अंडर कंट्रोल में रहे। ये थ्योरी ज़्यादातर बेस्ड बोली जाती है दोस्तों, ये थ्योरी बेस्ड बोली जाती है कार्ल मार्क्स की थ्योरी से। कार्ल मार्क्स पूरी तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे और कार्ल मार्क्स ये बोलते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जब तक रहेगी, जब तक पूरे यूरोप में सोशलिज्म आइडियोलॉजी कभी नहीं आ पाएगी, कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी हमेशा रहेगी। पूरे रशिया में कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल लोग, कट्टरपंथी, उदारवादी और साथ में क्या कहते हैं, रेडिकल को बोलते हैं आई थिंक कंजर्वेटिव को रूढ़िवादी, रेडिकल को कट्टरपंथी और लिबरल को हम लोग बोलते हैं उदारवादी। एनसीईआरटी क्लास 12th में इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि आपको कोटेशन समझ में आनी चाहिए कि असल में रशिया रेवोल्यूशन के पीछे क्रांति क्यों थी और रशिया, यूएसएसआर जैसी कंट्री ने सोशलिज्म आइडियोलॉजी, जिसे हम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बोलते हैं, उसको क्यों अपनाया था। प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे वो लोग, इसलिए पर्सनल गेन हमेशा प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऑनर में रहता था। इसीलिए यहाँ पे कार्ल मार्क्स एक सोशल थिंकर थे, उन्होंने कहा कि अगर हमें पूरी तरीके से पूंजीपति को ख़त्म करना है और श्रमिकों के शोषण से बचाना है उनको, तो ऑफकोर्स हमें ये ऑनरशिप, प्राइवेट ऑनरशिप ख़त्म करनी पड़ेगी और इससे पूरे समाज के अंदर एक इक्वल सोसाइटी बनेगी, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी। दैट इज़ वाई 1917 की क्रांति के बाद फाइनली आ जाता है पूरी तरीके से यूएसएसआर के अंदर एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में पूरी तरीके से राजा का शासन खत्म होके जनता के हाथ में शासन आ जाता है और यहाँ से राजा के तो वाट लग जाती है और ज़ार निकोलस सेकंड और उसकी फैमिली पूरी तरीके से सत्ता से हट जाते हैं। 1914 तक रूल करा था, लेकिन उसके बाद क्रांति होती रही। फाइनली ये क्रांति खत्म होती है 1917 के अंदर। इसीलिए व्लादिमीर लेनिन को दोस्तों, व्लादिमीर लेनिन को हम बोलते हैं क्रांति का महानायक। तो इसीलिए यूएसएसआर की आइडियोलॉजी अगर आई है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, तो दोस्तों वो देन है व्लादिमीर लेनिन की। तो लेनिन इज द फाउंडर ऑफ दिस रेवोल्यूशन। ये पेपर में आपको पूछा जा सकता है 1 मार्क्स का, तो इस पे ज़रूर फोकस कर लीजिएगा। अब हाल फिलहाल ये तो क्योंकि आपकी बुक में मेंशन नहीं है, आपकी बुक के अंदर यहाँ से मेंशन है और आपको यहाँ से पढ़ना है। यानी कि आज का यूएसएसआर जो आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, ये सारी कंट्रियाँ मिला के यूएसएसआर बनता है। कजाकिस्तान इतनी बड़ी कंट्री, तो आप देख सकते हो फिनलैंड, लिथाविया, लुथानिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, सेंट्रल एशिया स्टेट, उसके बाद जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ऐसी बहुत सारी, मॉस्को, ये सारी टेरिटरी पूरी तरीके से मैं बोल सकता हूँ वो थी यूएसएसआर। ये यूएसएसआर, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफकोर्स क्रिश्चियनिटी लोग थे, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, ईसाई धर्म के लोग थे और ये दोस्तों रशियन ईसाई धर्म के थे और इस हिसाब से रशियन रेवोल्यूशन वहाँ पे होता है और ये सारे लोग इस चीज़ को, आइडियोलॉजी को अपनाते हैं। अब बात करते हैं कि यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य, इसकी सबसे अच्छी बात 1922 फरवरी में ये बॉर्न हुआ, इस समय ये बना। इनका मेन मकसद था कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को ख़त्म करना। कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे बनी और उसके बाद इन्होंने अपनी इकोनॉमी को प्लान्ड इकोनॉमिक की तरह बनाने की कोशिश करी। सबसे अच्छी बात, हमारे खुद के कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हीं के ही कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे खुद के कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हीं के ही कॉन्स्टिट्यूशन से 5 ईयर प्लान की पॉलिसी ली थी। सोचिए, ये उस टाइम पे 5 ईयर प्लान बना रहे थे जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो इस हिसाब से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्टेबल होगा
कि अपनी इकोनॉमी को एक कंट्रोल इकोनॉमिक और प्लान इकोनॉमी की तरफ आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए सोवियत संघ की बहुत सारी अच्छी बातें थी, जैसे वहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छा था, इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी, पिन से लेके एरोप्लेन बनाने वाले सामान सारे मिलते थे वहाँ पे, लोगों का मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड जो था वो था, खाने के लिए जितना चाहिए उतना मिलता था, पीने के लिए जितना चाहिए उतना भी मिलता था, रोजगार मैं कह सकता हूँ ठीक ठाक था, मतलब ज़्यादा गिरा हुआ भी नहीं था, और सारी बुनियादी चीज़ें जैसे एजुकेशन से रिलेटेड और उसके बाद हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग वगैरह वगैरह सब सरकार के कंट्रोल में थी। तो इसी वजह से काफ़ी अच्छा यहाँ पे चलता था। तो मैं कह सकता हूँ कि जब तक यूएसएसआर का यूएसए से कंपटीशन नहीं हुआ था, तो जब तो यूएसए बहुत अच्छा हुआ, यूएसएसआर बहुत अच्छा था। लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदलती चली गई। यूएसएसआर के अंदर जैसे व्लादिमीर लेनिन खत्म होते हैं, वहाँ पे आते हैं जोसेफ स्टालिन, और जोसेफ स्टालिन बहुत सारी पॉलिसीज़ के अंदर बदलाव करने की कोशिश करते हैं। अब इसकी वजह से ये तो महानायक थे, तो ये अच्छा सोचेंगे, बहुत अच्छा कर भी रहे थे काम, और काफ़ी अच्छा यूएसएसआर को चला भी रहे थे। सेम यही आइडियोलॉजी दूसरे स्टेट में भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही थी और लोग बहुत अच्छी तरीके से खुश भी थे। लेकिन सोवियत संघ के हाथों के अंदर डीमेरिट्स आनी चालू हुई समय के साथ साथ, जैसे वहाँ पर नौकरशाही का शिकंजा कसने लग गया और बहुत सारे जो नए लीडर्स आने लग गए, वो जनता के अधिकारों पे, जनता के राइट टू वोट पे, इन पे फोकस नहीं करते थे। डेमोक्रेसी बहुत कम हो गई थी, लोग सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते थे, राइट टू वोट नहीं था, समय समय पे इलेक्शन नहीं होते थे, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, वन पार्टी सिस्टम, एक ही पार्टी सिस्टम था, और लंबे समय तक वही सरकार यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ही चलती थी। रशिया का ही डोमिनेट सभी स्टेटों पे होता था। जो रशिया कहता था वही कजाकिस्तान, अजरबैजान, फिनलैंड, लिथुआनिया सबको मानना पड़ता था। ये बिल्कुल गलत था। उसके बाद फूड इंपोर्ट इंक्रीज हो गया था, मतलब क्योंकि ये वॉर के अंदर इंगेज रहते थे, इसकी वजह से इनकी कंट्री के अंदर सामान बाहर से खरीदना पड़ जाता था, जो अपने आप में बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन क्योंकि समय के साथ साथ नए नए लीडर आने चालू हुए। कॉपी पे बनाइएगा एक लिस्ट बना लीजिएगा, ये लिस्ट आपको बहुत काम आएगी। लिस्ट क्या है? सबसे पहले आए व्लादिमीर लेनिन, फिर आए जोसेफ स्टालिन, और उसके बाद आए निकिता खुर्शेव, उसके बाद आए लियोनार्ड ब्रेजनेव, एंड लास्ट में आए मिखाइल गॉर्बाचेव। टाइमलाइन बना लीजिएगा, कौन किस टाइम पे आया, क्योंकि यहाँ तक का तो आपकी बुक में चैप्टर फर्स्ट में मेंशन था, और ये तो अभी आपने पढ़ना ही नहीं है, सेल्फ पढ़ना पड़ जाएगा। कोल्ड वॉर समझना है तो पीछे वाला रिकॉर्डेड लेक्चर देखिएगा, पिछले साल अपलोड था, वो जाके वॉच आउट करिएगा। लियोनार्ड जैसे ही सत्ता में आते हैं, लियोनार्ड ब्रेजनेव, तो ये 1982 तक ये सिर्फ और सिर्फ जितना इन लोगों ने रायता फैलाया होता है, उस रायते को समेटने की कोशिश करते हैं। लेकिन 1982 के अंदर ये भी चले जाते हैं, और उसके बाद 1985 के अंदर एक नया इलेक्शन होता है, और वो इलेक्शन में अगर आप देखें तो ये चुने जाते हैं आपके मिखाइल गॉर्बाचेव, और मिखाइल गॉर्बाचेव ही सोवियत संघ के लास्ट राष्ट्रपति बनते हैं। यानी कि पहले ये चेयरमैन थे पार्टी के, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन 1985 में बने थे, लेकिन उसके बाद ये राष्ट्रपति भी बन गए थे। तो सिंपल शब्दों में आपने क्या समझना है? सिंपल शब्दों में ये समझना है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे वो खराब होती गई और उसके अवगुण सामने आने लग गए। काफ़ी कुछ यहाँ पे अवगुण, डीमेरिट्स हमें देखने लग गए। तो सरकार की छवि पूरे यूएसएसआर के अंदर खराब होती जा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना छवि को अच्छा करा जाए। पुराने लीडर्स तो चले गए, तो नई छवि, नया लीडर, नई सोच, नई उमंग, इसके साथ काम किया जाए। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि गॉर्बाचेव की दो नीतियां, जो पेपर में कुछ याद रहे ना रहे पर इन पे जरूर फोकस करेगा, इसको बोलते हैं पेस्ट्राइका बोलते हैं आर्थिक व्यवस्थाओं का पुनर्गठन होना और राजनीति के अंदर भी पुनर्गठन होना। दूसरा था ग्लासनोनेट, इसको बोलते हैं ओपननेस, दैट मीन्स खुलापन और पारदर्शिता। ये क्या था? 1985 में जैसे मिखाइल गॉर्बाचेव आते हैं, उनको पता है कि हमारी सरकार के बहुत सारे डीमेरिट्स जनता के सामने आ रहे हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारी छवि बहुत अच्छी बने।
उसके लिए सरकार ने क्या करा दोस्तों, उसके लिए सरकार ने एक सिंपल सा मेथड अपनाया। उन्होंने कहा कि पेस्ट्राइका, रशियन वर्ड है, इस पे जरूर फोकस करिएगा, पेपर में 200% आने के चांस है। ये राजनीति के अंदर पॉलिटिकल के अंदर क्या कर देंगे, बदलाव क्या कर देंगे, इलेक्शन प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड लो होता जा रहा था, तो क्यों ना ऐसा करें कि इकोनॉमिक पॉलिसी में बदलाव करें। गवर्नमेंट जॉब है या दूसरे और काम है, उसमें थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन लेके आने की कोशिश करें। दूसरा, ग्लासनोस्ट के तहत ओपननेस लाया गया। ओपननेस का मतलब ये था कि सरकार कह रही थी कि जिन लोगों के पास राइट टू स्पीच नहीं है, फ्रीडम नहीं है, उसको लेके आने की कोशिश करी जाए। और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सरकार कुछ भी काम कर रही है वो जनता को पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले तो कुछ जनता को पता ही नहीं था। यानी कि यूएसएसआर हुआ एक रशियन रेवोल्यूशन के साथ था, लेकिन व्लादिमीर लेनिन 1924 के अंदर मर गए थे, उसके बाद ही गलत हाथों में जाने लग गया था। तो ये चीजें मिखाइल गोर्बाचेव दोबारा से लाने की कोशिश कर रहे थे, जो ऑफ कोर्स इनके पार्टी के अंदर लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, तो इसीलिए इनकी जो पॉलिसी थी वो किनको पसंद नहीं आई दोस्तों, वो ईस्टर्न यूरोप की कंट्री को पसंद नहीं आई कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। सरकार के खिलाफ, सोवियत कंट्रोल के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करने लग गए। इवन बहुत सारे लोगों ने तो कम्युनिस्ट पार्टी का अपोज्ड भी करा और कहा कि द रिफॉर्म वर अपोज्ड बाय द लीडर विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही लीडरों ने अपोज करने लग गए। तो यहाँ पे जब लीडर के खास बंदे ही अपोज कर रहे हैं, तो सोचिए अपोजिशन पार्टी के अंदर ये दूसरे जो लीडर होंगे वो किस तरीके से इसका मिसयूज करने की कोशिश करेंगे। तो हुआ यही, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यहाँ पे जैसे ही प्रेसिडेंट बनाए गए सोवियत यूनियन के, और जब ये डिसीजन लेने लग गए, तो दूसरे लोगों ने इसका फायदा उठाया। तो यहाँ पे बोरिस येल्त्सिन, इनका पूरा नाम बहुत अजीब सा है, बोरिस निकोलेविच येल्त्सिन, जो भी है आप पढ़ लीजिएगा, थोड़े बहुत ये आपके डोनाल्ड ट्रंप की तरह लग रहे हैं। तो दोस्तों इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 1991 के अंदर तख्ता पलट कर दिया। उन्होंने कहा ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, और ये पूरी तरीके से कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी तो इस तरीके से काम नहीं करती थी। इसीलिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने कम्युनिस्ट व्यवस्थाओं का क्या कहते हैं अपोस्ट करने लग गए और कहा कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी अच्छी है। इसलिए बोरिस येल्त्सिन एक नेशनल हीरो के रूप में बने, और उन्होंने कहा कि पूरा कंट्रोल सेंट्रलाइज कंट्रोल होगा। और बोरिस येल्त्सिन पूरी तरीके से कितने लोगों को साथ ले डूबे, ये दोस्तों पूरी तरीके से यूक्रेन, बेलारूस और यहाँ पे रशिया, इन 3 कंट्रियों ने पहले से ही बोल दिया। कौन कौन सी कंट्री, ये आपको यूक्रेन दिखाई दे रहा है, ये आपको बेलारूस दिखाई दे रहा है, और ये पूरा रशिया। इसने कहा कि भैया अब हम यूएसएसआर के पार्ट नहीं हैं, अब हमें अपना खुद का इंडिपेंडेंट देश बनाना है। यानी कि 1991 में रशिया जाके आज़ाद हुआ, नहीं तो पहले वो यूएसएसआर का पार्ट था। यानी कि हमसे 45 साल बाद रशिया जाके आज़ाद हुआ। सोचिए कितनी ज़्यादा विडंबनाएं हैं, किताब में कितना कुछ छुपा के लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है। इसीलिए येल्त्सिन और उनके सपोर्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि सोवियत यूनियन की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत गलत है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में, और ऑफ कोर्स हमें सोवियत यूनियन बंद कर देनी चाहिए, बैन कर देनी चाहिए। और दोस्तों अब हमें कैपिटलिस्ट सिस्टम लेके आना चाहिए, और पूरी की पूरी कंट्री में सही तरीके से डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो ये चीज़ शुरुआत हुई, और आप ये देख रहे हैं ये पूरा सोवियत यूनियन था, यूनियन ऑफ सोवियत रिपब्लिक, लेकिन ये टूट गया, और टूटने के बाद दोस्तों रशिया बन गया। अब दोस्तों रशिया बनने के बाद क्या हुआ, किनके हाथों में क्या गया, फिर रशिया का जन्म कैसे होता है, वगैरह वगैरह, वीडियो के अगले पार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में, पढ़ने की आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिस इज इट इन दिस वीडियो।